ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई हमारे पास स्ट्रेट वायर है, अब उस स्ट्रेट वायर को ही हमने लूप बना दिया, मतलब गोल घुमा दिया है स्ट्रेट वायर को, तो वो स्ट्रेट वायर सामने से अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो इसमें ऐसे है कि मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमने एक दूसरा केस देखा, दूसरे केस में ऐसा हुआ कि उसमें जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला जो करंट है, ये करंट इस तरह से जा रहा है, जैसे कि अगर आप किसी घड़ी को देखें, वॉच को देखें, तो वॉच ऐसे 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 चलती है, यानी कि क्लॉकवाइज चलती है। तो ये करंट है, इसको मैं बोलूँगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ये फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब इसकी बात करते हैं तो ये उल्टा जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने ये देखा था कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना, तो जैसे ये क्लॉकवाइज है तो इसके अंदर आप ऐसे बना दो जैसे साउथ पोल बनाया हो, जैसे एस लिखा हो अल्फाबेट, और जो ऐसे इसके कॉर्नर्स पर यहाँ पर ऐसे एरो लगाइए और यहाँ पर ऐसे एरो लगाओ। तो यहाँ इस एरो का मतलब ये है कि अच्छा करंट ऐसे जा रहा है, इस एरो का मतलब अच्छा करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इधर से देखें या इधर से देखें करंट हमारा क्लॉकवाइज ही जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि कॉइल के जिस फेस पर भी करंट आपको क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखाई दे, आप ये मानिए कि वो जैसे साउथ पोल हो ना, साउथ पोल की तरह वो बिहेव कर रहा है। उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज का देखिए, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से बनाएंगे, इसमें एन बना लेंगे ऐसे, इस कॉर्नर पर ऐसे एरो, इस कॉर्नर पर ऐसे, मतलब यहाँ देखेंगे तो भी करंट ऐसे, ये वाला करंट यहाँ पर ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर भी तो ऐसे ही आएगा चलता हुआ, और ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हमने ये कहा कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो कॉइल का वो वाला हिस्सा जहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिखाई दे, वो कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि नॉर्थ फेस हो। तो ये जो क्लॉकवाइज वाला है ये तो साउथ फेस की तरह बिहेव करेगा, साउथ फेस, और जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है ये नॉर्थ फेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, साउथ फेस और नॉर्थ फेस। दूसरा याद रखने का तरीका कि हम इस तरीके से मान लीजिए एस लिखना भूल जाएं, या ऐसे कर्व बनाकर हम एन लिखना भूल जाएं, या हम इसी में डायरेक्शन उल्टा कर दें। भाई अगर मान लीजिए हमने डायरेक्शन ऐसा कर दिया, करंट का डायरेक्शन ही हम लगाना भूल गए, तो हमसे गलती हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि नॉर्थ फेस जो है वो कैसे बोलेंगे, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, हम बोलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब हम बोलते हैं तो मुंह से पहले एंटी क्लॉकवाइज, तो एन निकलता है मुंह से पहले, ठीक है, एन फॉर नॉर्थ। तो आप इस तरीके से याद रख लेना कि मुंह से जब एंटी क्लॉकवाइज निकल रहा है तो बोलने में हमारे मुंह से पहले एन निकल रहा है, एन फॉर नॉर्थ पोल। तो अगर कहीं पर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, अगर कहीं क्लॉकवाइज करंट है तो फिर वो उल्टा उसका साउथ फेस की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, अब ये करने की जरूरत कहाँ पड़ी, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है वो देखिएगा। सोलेनॉइड ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है ना, कोई एक स्ट्रेट वायर है, जैसे मान लीजिए यही वाली वायर है हमारे पास, अब इस वायर को हमने एक रॉड ली, और वो रॉड लेकर, जैसे ये सिलिंड्रिकल रॉड ही है एक तरह से, तो ये रॉड ली और इसको ऐसे 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 घुमाते चलेगा, इस पर घुमाते चलेगा, और घुमाने के बाद में फिर हमने क्या करा, हमने इस रॉड को निकाल दिया, अंदर से हमने इस रॉड को निकाल दिया। तो जब हम इसको रॉड को निकालेंगे तो हमको ये इस तरीके की ट्विस्टेड केबल नजर आएगी, घूमती हुई केबल नजर आएगी, जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन होते हैं, तो लैंडलाइन टेलीफोन की केबल ऐसे घूमी हुई केबल होती है, तो उसको हम बोल देते हैं सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में क्या करा जाएगा वो देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड करने से पहले मैंने ये क्लॉक फेस रूल बताया है। अच्छा जी, ये क्यों बताया है वो आप अभी समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके से सोलेनॉइड है, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। अब बैटरी में खास चीज़ ये होती है कि इधर ये वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा
और ऐसे जाकर पहले इधर ऐसे घूमेगा, फिर घूमकर इधर, फिर घूमकर इधर, ऐसे 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 ऐसे, और इधर से ऐसे घूमकर ऐसे। तो करंट की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और कितना भी लंबा रूट क्यों ना हो, वायर कितना भी लंबा हो, सीधा वायर हो, ट्विस्टेड वायर हो, कैसा भी वायर हो, वो घूमता फिरता नेगेटिव टर्मिनल तक आकर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। ये करंट की प्रॉपर्टी होती है। तो करंट जब यहाँ से निकला तो यहाँ से ऐसे 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 घूमता हुआ जा रहा है। तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ पर जरा सोचिए कि करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। मतलब मैं ऐसे हो जाऊँ सीधा तो करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन है ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है ये साउथ फेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर मैं इधर खड़ा हूँ और मैं इधर खड़ा होकर ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो वो उल्टा लगेगा। मतलब मैं अगर कहता हूँ ऐसे कि क्लॉकवाइज है तो आपको तो वही चीज़ एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। तो अगर कोई इधर से खड़ा होकर कहता है कि करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जो इधर वाला बंदा है वो कहेगा करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला जो फेस है ये नॉर्थ फेस की तरह बिहेव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब नॉर्थ फेस, क्लॉकवाइज करंट मतलब साउथ फेस। समझ गए? ठीक। अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि ये कहने के लिए तो वायर है, एक बैटरी लगी हुई है और एक वायर है, लेकिन ये जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा? इधर नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल में जाएंगी। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ। तो होता क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नेट के बाहर मतलब इन द एक्सटीरियर टू द मैग्नेट, वहाँ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपना लूप कंप्लीट करती है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई और मैग्नेट के अंदर इसने अपना पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करा, मतलब साउथ से नॉर्थ गई। फिर एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये भी निकली नॉर्थ से और साउथ की तरफ गई। ठीक है, और यहाँ पर इसने अपनी साइकिल कंप्लीट करी। फिर एक और निकली नॉर्थ से, वो ऐसे साउथ की तरफ गई। ठीक है, और साउथ तक इसने जाकर साउथ से नॉर्थ इसने अपनी साइकिल कंप्लीट करी। फिर एक और निकली नॉर्थ से, ये इसने अपनी साइकिल कंप्लीट करी ऐसे। ठीक, तो ये हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास ये इस तरीके से सोलेनॉइड बन गया। अब ये हमारे पास जो है इस तरीके से लूप बनने तैयार हो गए। ठीक है, तो अगर बाहर देखेंगे तो नॉर्थ से निकला साउथ में आया, मतलब इंटीरियर टू द मैग्नेट ये हमेशा पैरेलल स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, ये याद रखिएगा। तो ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है एक सोलेनॉइड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। तो ये तीसरा केस हम देख रहे हैं। पहले केस में हमने क्या देखा था कि एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर ऐसे रखी हुई है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर स्ट्रेट वायर में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम अपने थंब को, हम उस वायर को एज्यूम करेंगे कि हमने ऐसे पकड़ा है और हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो जब वो करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है तो द फिंगर्स, द डायरेक्शन इन विच अवर फिंगर्स एंड सर्कल, वो जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। ऐसे ही हमने देखा था कि एक सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, एक के अंदर एक जिसमें सर्कल्स बनते हैं। ठीक है, और ये तीसरा केस है। तीसरा केस बिल्कुल सोलेनॉइड, ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि एक नॉर्मल मैग्नेट हो। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब इसमें जरा एक चीज और देखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसी होती हैं जैसे कि पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कहीं पर भी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है ना, अब ये देखिए सोलेनॉइड के बाहर क्या ये पैरेलल लाइन है क्या? ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन पैरेलल नहीं बोल सकते, अंदर स्ट्रेट लाइंस होंगी और पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो जहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी ना, समझ जाना कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा है। मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है कि मैग्नेट की जो बॉडी है ना, मैग्नेट की बॉडी पर आप कहीं पर भी कोई भी आयरन की कोई नीडल चिपका दो, कोई सेफ्टी पिन चिपका दो स्टील की, किसी भी तरीके का कोई कोबाल्ट का कोई पार्टिकल चिपका दो, तो वो हर जगह बराबर चिपकन रहती है उसमें। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा जोर से चिपक रहा है, कहीं पर कम से चिपक रहा है, वो बराबर रहती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बराबर रहता है हर जगह मैग्नेट के बीच में। और मैग्नेट से थोड़ी सी दूरी पर हम ये जानते ही हैं कि जितना आप दूर होते चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होती चली जाएगी, फीबल होती चली जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है,
हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो डायग्राम दे रखा है इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। सेकंड पॉइंट, दिस इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। मतलब सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हर जगह सेम रहती है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह सेम रहती है। थर्ड पॉइंट, if the strength of magnetic field is just the same in a region, it is said to be uniform magnetic field। अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहती है, हर जगह सेम रहती है, तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। थर्ड पॉइंट। फोर्थ है, दस द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक जैसा ही होता है, यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद देखिएगा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, the strength of a magnetic field produced by a current carrying solenoid depends upon। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो पहला जो है वो है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, पहली चीज़ तो ये है कि ये उस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर। सेकेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर करंट कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो पहला, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड। सोलेनोइड में टर्न्स कितने हैं, आपने 4 टर्न की सोलेनोइड बनाई है तो मैग्नेटिज्म उसमें कमज़ोर होगा। आपने 10 टर्न्स की बनाई है तो आप कहेंगे अरे टर्न्स बढ़ा दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो पहली चीज़, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होगा। दूसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनोइड। आप ज़्यादा करंट अगर भेजेंगे तो मैग्नेटिज्म ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कम करंट होगा तो मैग्नेटिज्म कम प्रोड्यूस होगा। तो लार्जर द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनोइड, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। तो जितना ज़्यादा करंट आप पास करवाएंगे सोलेनोइड में से उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। थर्ड, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सोलेनोइड। आप कोर मटेरियल यानी कि आप किस मटेरियल से उस सोलेनोइड को बना रहे हैं, एक तो उस पर डिपेंड करता है। और कोर मटेरियल का मतलब एक चीज़ और होती है, इस सोलेनोइड को अगर मैं चाहूँ, देखिए हमने ये बताया था कि सबसे पहले तो एक स्ट्रेट वायर है। देखो मैग्नेट तो है ही, मैग्नेट तो होती है, एक मैग्नेट का जैसे टुकड़ा है वो तो मैग्नेटिज्म शो करता ही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मैग्नेट के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैग्नेट की तरह यूज़ करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि जैसे पेन है हमारे हाथ में, तो पेन को तो पेन की तरह यूज़ कर ही सकते हैं। पेन के अलावा भी कोई चीज़ है क्या जिसको पेन की तरह यूज़ करा जा सकता है? तो उस चीज़ को ढूंढा जाता है, डिस्कवर करा जाता है कि हाँ ये चीज़ भी पेन की तरह बिहेव करती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैग्नेट तो मैग्नेटिज्म शो करेगी। मैग्नेट के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक स्ट्रेट वायर वो मैग्नेटिज्म शो करता है, मतलब आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। दूसरा एक सर्कुलर लूप, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करता है। तीसरा सोलेनोइड, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करता है। इससे भी ज़्यादा अगर मैग्नेटिज्म आपको बढ़ाना हो तो क्या करें, ये जो सोलेनोइड बनाई है ना, इसमें ये कर्ल की शेप में वायर्स हैं, ट्विस्टेड केबल है। इस ट्विस्टेड केबल के बीच में तो ओपन स्पेस है ना, उस ओपन स्पेस में एक आयरन की रॉड इंसर्ट करके छोड़ दीजिए, ठीक है ना, एक आयरन की रॉड करके इंसर्ट करके छोड़ दीजिए। अब आयरन भी 2 तरीके का होता है, एक होता है हार्ड आयरन, एक होता है सॉफ्ट आयरन। हार्ड आयरन क्या होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। सॉफ्ट आयरन ऐसा नहीं है कि वो स्पंज की तरह सॉफ्ट है कि दबाओ तो दब जाएगा, नहीं। सॉफ्ट आयरन का मतलब ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। तो आप सॉफ्ट आयरन की एक रॉड इसके अंदर इंसर्ट करके छोड़ दीजिए, ये इसका ना कई गुना मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाती है कि नॉर्मल मैग्नेट भी इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म नहीं शो करती जितना ये शो करती है। और इसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनोइड अगर है ना तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। सोलेनोइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया तो वो बहुत ज़बरदस्त मैग्नेट बन जाता है। देखिएगा थर्ड पॉइंट है, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनोइड। द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज कोर इन मेकिंग अ सोलेनोइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब समझ जाइए कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म कहीं होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो वो तो देखी होगी ना, रोबोट फिल्म जो आई थी, थोड़ा पहले आई थी, पता नहीं आपने देखी होगी या नहीं, 2.0, वो तो देखी है। उससे पहले वाली देखी है? उससे पहले वाली में नहीं देखी? हाँ, उससे पहले वाली जो फिल्म थी ना उसमें दिखाते थे कि वो रोबोट है और वो लिखा हुआ स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है कि मैग्नेट मोड ऑन हो जाती है तो वो सामने बहुत सारे गुंडे खड़े रहते हैं, उनके हाथ में बंदूकें होती हैं भारी भारी,
बंदूकें सब लोहे की बनती हैं, तो वो सारी बंदूकें खिंच कर आ जाती हैं, इनफैक्ट उनके गले की जो चेन है वो भी खिंच कर आ जाती है, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और सोना थोड़ी अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, ठीक है। तो वो वाली सारी चीज़ें जो खिंच कर आ गई, तो वो ये कहते हैं कि भाई मैग्नेटिक मोड ऑन हो गई, इस वजह से वो सारी चीज़ें उसमें चिपक गई। तो हम ये कहते हैं कि जब मैग्नेटिक मोड ऑन हो गई, तो वो मैग्नेटिक मोड कैसे ऑन हुई है, और फिर बीच में उसकी बैटरी भी लो हो जाती है। बैटरी लो हो जाती है तो जितनी बंदूकें बंदूकें सब चिपकी हुई है ना, वो बेल्ट होती है ना, बेल्ट, एक गुंडा होता है बड़ा मोटा सा, उसकी तो बेल्ट भी खिंच के आ जाती है, उसकी पैंट उतर जाती है ना। तो वो कॉमेडी डालने के लिए उन्होंने ये भी दिखा दिया उसमें, भाई बेल्ट उतर गई तो मतलब पैंट निकल ही जाएगी क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो वो दिखाया, तो उसमें ये दिखाया कि भाई इसकी ना बैटरी लो हो गई, बैटरी लो हो गई, इस वजह से मैग्नेट जो है मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर इसी की बात करी जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। एक ऐसी मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिएगा, an electric current can be used for making temporary magnets known as electromagnets. An electromagnet works on the magnetic effect of current. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। कैसे? An electromagnet is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil. तो जब भी कभी इलेक्ट्रिक करंट कॉइल के थ्रू पास होगा तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नहीं तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, आप ये सोच लीजिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ से करंट ऐसे निकला, और अब देखिएगा करंट का क्या है कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो पीछे से ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगा और पीछे से घूम कर आएगा, पीछे से ऐसे घूम कर आया, तो यहाँ से गया और पीछे से घूम कर आया। समझिए, मैं इसी को यहाँ से गया और पीछे से घूम कर आया, मैं अपने हाथ को ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे घूम रहा है, यानी कि क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ फेस, नॉर्थ फेस। तो इसको मैंने नॉर्थ फेस बना दिया, ऐसे ऐसे गया और पीछे से ऐसे घूम कर आया। और इधर से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि अरे ऐसे जा रहा है और पीछे से घूम कर आ रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है इस तरफ से, तो ये साउथ फेस हो गया। ठीक है, तो एन और एस इस तरीके से बन गया। और ये जो है ना बीच में जो हमने रेक्टेंगल सा इंसर्ट करा है, ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल रॉड है सॉफ्ट आयरन की। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर ये बोल देते हैं। और ये जो वायर इस पर लपेट रखा है ना, ये वायर जो छिला हुआ वायर नहीं है, इस पर रबर कोटिंग हो रखी है। ठीक है, इंसुलेटेड है, इसको क्या बोल रहे हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर में ये इस तरीके से, इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए, प्लीज नोट दैट द सोलोनॉइड कंटेनिंग सॉफ्ट आयरन कोर इन इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग इन द सोलोनॉइड। हम ये जानते हैं कि जब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा ना, तभी तक तो ये सोलोनॉइड की तरह, मैग्नेट की तरह तभी तक तो बिहेव करेगी। आपने करंट ऑफ करा तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म, फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। क्या हो गया, अभी भी उसी पेपर की बातें चल रही है, फिर क्या हो गया?
अब वो नहीं है जो डिस्टर्ब कर रहा हो, पहले आप उसको कहते थे वो कोने में बैठा हुआ है। तो भाई अगर अगर अपनी चीज़ों की अपनी कोई भी कमी है या कुछ भी है उसको अगर दूर करा जाए तो कोई बुराई थोड़ी है, वो कर रहा है ना, अच्छी बात है। मैं तो बता चुका हूँ तुम्हें, फिर भी बार बार बोलूँगा, 70 नहीं 80 के लायक हो आप, तो इसलिए थोड़ा मेहनत करो। हंसी मजाक में ऐसे ही टाइम निकल जाता है। The core of the electromagnet must be of soft iron because soft iron loses all of its magnetism when current in the coil is switched off। अच्छा, इसमें जो कोर है ना, ये एक सवाल पूछा जाता है कि जो कोर है यानी कि ये जो बीच में जो रॉड इंसर्ट करी गई है, ये सॉफ्ट आयरन की ही क्यों इंसर्ट करी जाती है, हार्ड आयरन की क्यों नहीं इंसर्ट करी जाती। तो हम ये कहेंगे सॉफ्ट आयरन में खास प्रॉपर्टी ये होती है कि करंट स्विच ऑफ करते ही ये अपना सारा मैग्नेटिज्म लूज कर जाती है, इसके अंदर जरा सा भी मैग्नेटिज्म नहीं बचता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। स्टील को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करने लगे ना, कि भाई यहाँ पर आपने स्टील डाल दिया और इसके ऊपर ऐसे लपेट कर आपने वायर रख दिया और करंट पास करवा रहे हैं, तो फिर वो जो स्टील है वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। परमानेंट मैग्नेट बन जाती है तो फिर उसमें क्या नुकसान है। अरे भाई परमानेंट मैग्नेट के नुकसान ही नुकसान है, फायदे थोड़ी हैं। फायदे भी हैं, कई जगह ऐसे फायदे भी हैं परमानेंट मैग्नेट के, जैसे फैन है ना, फैन जो घूमता है, अब टॉपिक कट चुका है आपके सिलेबस में से इलेक्ट्रिक मोटर, नहीं तो मैं बताता जितने भी फैंस हैं घर में, चाहे एसी के अंदर फैन हो, चाहे नॉर्मल सीलिंग फैन हो, चाहे टेबल फैन हो। टेबल फैन है वैसे किसी के घर में? टेबल फैन अब होते नहीं है, ठीक है, पहले हुआ करते थे। तो या लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी छोटा सा मोटर होता है, उसमें भी फैन लगा रहता है, उसको हमेशा ठंडा रखने के लिए, उसके अंदर की हीट को बाहर एग्जॉस्ट करते रहने के लिए। आपका मोबाइल फ़ोन है, वाइब्रेट होता है, मोबाइल फ़ोन में जो वाइब्रेटर छोटा सा लगा हुआ है वो भी गोल गोल घूमता है। तो घूमने का मतलब क्या है कि उसके अंदर भी छोटी सी मोटर लगी हुई है। तो मोटर कभी भी बिना मैग्नेट के बनती ही नहीं है, वहाँ तो परमानेंट मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है। अब टेम्परेरी मैग्नेट है ये, टेम्परेरी क्यों? जब तक करंट पास हो रहा है तब तक तो मैग्नेट है, करंट के हटते ही, करंट ऑफ होते ही फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा वहाँ पर आता है जहाँ बड़े बड़े डंप यार्ड में, जैसे अभियान चल रहा है ना इंडिया में, आपने नोटिस करा होगा 10-12 साल हो गए तब से, तब तो आप खैर छोटे रहे होगे, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, आपको तो लग रहा होगा कि हाँ ये अभियान सदियों से चला आ रहा है। पहले नहीं था, पहले लोगों को थोड़ी सी धीरे धीरे सिविलाइजेशन आता है, लोगों को थोड़ी थोड़ी तमीज़ आती है। तो पहले यह था कि भाई बस में बैठे हुए हैं, बस में बैठ के अपना पान मसाला कुछ भी खाया, आज भी कई लोग हैं उसका जो रैपर है फेंक ही दिया ऐसे, ठीक, और केला खाया, केले का छिलका फेंक दिया, एक पैकेट लिया उसमें पॉपकॉर्न खाया, पॉपकॉर्न खाने के बाद उसे फेंक दिया। तो पहले क्या था कि पहले अकल नहीं थी लोगों के अंदर, अब क्या है कि अकल तो अभी भी नहीं है, वैसे धीरे धीरे आ रही है, पर अब डस्टबिन्स की जो संख्या है वो थोड़ी बढ़ गई है। और डस्टबिन्स में भी आपने नोटिस करा होगा कि गाड़ी आती है, मोहल्लों में तो आती है, सोसाइटीज़ में तो नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में तो डस्ट, ये जो आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वो अलग ही है, डक्ट में जाता है सारा का सारा, एक जगह इकट्ठा होकर वो लेकर चले जाते हैं। लेकिन मोहल्लों में क्या होता है, गाड़ी आती है, उस गाड़ी में गाना भी बज रहा होता है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, कैलाश खेर गाता है उसको, उस पर लिखा रहता है गीला कचरा और सूखा कचरा। गीला कचरा समझ गए, गीला कचरा कैसे है कि सब्जी के छिलके हैं, है ना, और फ्रूट्स के छिलके हैं, तो वो तो अलग फेंको, ठीक। अब उसको अलग फेंकने का क्या मतलब, क्या है उसका अलग फेंकने का? उसको अलग फेंकने का मतलब ये है कि भाई वो जो गीला कचरा है, उस गीले कचरे से खाद तैयार होगी, मैन्योर तैयार होगा, ठीक है, या कुछ जानवरों को खिला देंगे, है ना, ऐसे हो जाएगा। और जो सूखा कचरा है, सूखे कचरे में क्या होगा, सूखे कचरे में आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में एल्यूमिनियम फॉइल है उसको फेंक दिया, है ना, आपने पेन यूज़ करा तो पेन की रिफिल है उसको फेंक दिया, प्लास्टिक फेंक दी, कांच कोई चीज़ है वो फेंक दी, कोई टिन का डब्बा है वो फेंक दिया। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो सेग्रीगेट करी जाती हैं। सेग्रीगेट क्यों करी जाती है? कि उनको ना रिसाइकिल करा जाता है। पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन को भी रिसाइकिल करा जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो वेस्ट डिस्पोजेबल जो कमेटी होती है, जो पूरी टीम होती है, वो जो लोग हैं उन लोगों को परेशानी ना हो, उनकी परेशानी थोड़ी सी कम करने के लिए नोटों पर भी लिखा हुआ आता है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, देखा होगा, गांधी जी का चश्मा बना रहता है उस पर, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो सिखाने के लिए लोगों को, लेकिन फिर भी लोग तो सीखते नहीं हैं। वो तो ये है कि जब खाया फेंका। तो अब क्या है कि सब चीज़ फेंक दिया आपने, आपको पता ही नहीं है कि गीला क्या है और सूखा क्या, आपने सब कूड़ा फेंक दिया। अब कूड़ा फेंक दिया, अब लोहे की ज़रूरत है, लोहा बनाना है। तो लोहा जब बनाया जाता है ना ज़मीन से निकाल कर,
तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जो पुराना लोहा है जो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, वो लोहे को अगर रिसाइकिल करा जाए तो बहुत कम पैसे में लोहा वापस तैयार हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचाना होता है, बस रिफाइनिंग वाला प्रोसेस होता ही नहीं है, ठीक है ना। वो लोहा बनकर तैयार हो जाता है। अब उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी गाड़ियाँ बनती है या जो बड़े बड़े जो ये ट्रक्स बनते हैं, वो उनके लिए वो लोहा खरीदते हैं? वो लोहा नहीं खरीदते भाई, वो जो वेस्ट डिस्पोजेबल, एक फिल्म आई थी अभी आपने देखा होगा, श्रीकांत फिल्म आई थी, देखी थी? वो अंधा होता है, उसने यही करा था, अमेरिका में जाकर पढ़ता है और कहता है कि मेरे को इंडिया में कचरा इकट्ठा करना है भाई। वो उसने कचरा इकट्ठा करके और पेपर बनाने शुरू करे थे, पैकिंग पेपर्स बनाने शुरू करे थे। तो इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको लोहे की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं भाई मेरे को रिसाइकल्ड लोहा चलेगा, मेरे को रिसाइकल्ड लोहा चलेगा, उसके ऊपर मैं प्राइमर करके पॉलिश करके मैं कार बना के बेच दूंगा। तो वो उसमें होता क्या है, अब लोहा कहाँ से लाएं? या तो आदमी उतार दें कूड़े में कि जाओ भाई ढूंढो लोहा निकाल कर लाओ। वहाँ सबसे ज़बरदस्त काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या काम है? बड़े बड़े आपने नोटिस करा होगा, जब कभी यूपी गेट पर जाएंगे, मतलब दिल्ली यूपी बॉर्डर जो है वैशाली की तरफ जब कभी जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे दूर से ना चीलें उड़ती हुई दिखाई देंगी, चील उड़ रही है। क्यों? कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है वहाँ पर, बदबू आनी शुरू हो जाएगी बहुत बुरी तरीके से, लोग खड़े होकर रुमाल लपेट लेते हैं नाक पर। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप कभी भी नोटिस करना कि वहाँ पर ना बड़े बड़े बुलडोजर खड़े रहते हैं। उस कचरे के पहाड़ पर बड़े बड़े बुलडोजर खड़े रहते हैं। बुलडोजर के आगे भी देखना क्या लगा रहता है, आगे हुक लगा रहता है, ऐसे करके यू शेप का हुक लगा रहता है। वो हुक क्या करता है, और उसमें मशीन होती है, वो हुक ऐसे डालते हैं उसको कचरे के बीच में, और फिर मशीन वो मतलब वो चालू कर देते हैं करंट, वो ड्र ऐसे गोल गोल घूमना शुरू करता है। अब जब घूमता जाता है कचरे के अंदर 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 घुसता चला जाता है। गया जाने के बाद बंदा उसमें करंट ऑन कर देता है। एक्चुअली आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी रहती है, वो करंट ऑन कर देता है। जैसे ही करंट ऑन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होते ही क्या काम करती है कि जितना भी आसपास लोहे के पीसेस हैं, हम ये कहेंगे कितने आसपास, बस वहीं आसपास के आसपास, मतलब कम से कम आप समझ लीजिए 10 12 15 मीटर का रेडियस, उतना बड़ा रेडियस को वो कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म हमारे खुद के हाथ में है। हम जितना चाहें उतना करंट बढ़ा देंगे, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेट इधर का भी खिंचता हुआ, इधर का भी सब खिंचता हुआ आके मिट्टी कचरा वचरा सब चिपक जाता है आके उसके साथ में। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो उसको उठाते हैं, है ना, निकालते हैं वहाँ से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद में फिर क्या करते हैं कि खाली खड़ा रहता है ट्रक, है ना, उस खाली ट्रक का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उस ट्रक के ऊपर ले जाते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं करंट का, बस। अब सोचो कि परमानेंट मैग्नेट होती है यहीं पर, तो पहली बात तो परमानेंट मैग्नेट इतनी स्ट्रांग नहीं होती, और अगर मान लो चलो स्ट्रांग बन गई परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, फिर आप कहोगे हाँ भाई 4-5 बंदे जाओ और ना खींच कर उसको निकालो जितना भी लोहा है उसमें। परमानेंट मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म तो लूज करेगी नहीं। अब वो बंदे भी आपको कैसे चाहिए, बाहुबली जैसे चाहिए, जो खींचे पूरी जान लगाकर। वो कहेंगे नहीं जी मैंने ना 4 लोहे के टुकड़े निकाल दिए, अब मैं थक गया, अब मेरा बीड़ी पीने का टाइम हो गया है ना, अब मेरे को रेस्ट चाहिए, ठीक, अब बाबूजी मेरे को चाय चाहिए। तो ये जो है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से निजात पाने का सबसे बढ़िया तरीका है ये। उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, सारा कचरे में घुस जाएगी अंदर, जितना भी लोहे के छोटे से छोटे पीस है, वो छोटे छोटे रिफिल भी जो है ना पेन के, वो भी चिपक कर आ जाते हैं, वो सब निकालेगी, और सबको निकालने के बाद में सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब जब वो ढेर लगता जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद उस सारे के सारे ढेर को कहाँ ले जाया जाता है, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, आयरन की जो मिलें होती है ना उनके बाहर बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स के अंदर डाल देते हैं। उन कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ होता है, क्यों? लोहा है ना, डेंसिटी ज़्यादा है, जो लोहे वाली चीज़ें होंगी डूब जाएंगी, जो हल्की चीज़ें होंगी जो लोहे की नहीं होंगी, दिखने में लोहे जैसी हैं, वो फ्लोट करके ऊपर आ जाएंगे, उनको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। नीचे बैठ गया लोहा, अब लोहे को अंदर से निकाला, मिल के अंदर भेजा, टेम्परेचर वाली हाई टेम्परेचर फर्नेस में डाला, पिघल गया, लोहा बनकर तैयार। तो ये इतनी तेज, आपने नोटिस करा होगा कि ये हल्दीराम के डब्बे आते हैं गुलाब जामुन वाले, वो भी सब लोहे के होते हैं, कुछ टिन के भी होते हैं, कुछ लोहे के भी होते हैं, उनके पीछे लिखी रहती है, उनकी ग्रेड लिखी रहती है, आयरन की ग्रेड लिखी रहती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इतना ज़बरदस्त यूज़ है कि कितना टाइम बचाता है लोगों का। नहीं तो बैठा हुआ है एक बंदा, वो बैठ कर लोहा ही बीन रहा है, कूड़ा अलग छांट रहा है। आपने नोटिस करा होगा पहले लोग आया करते थे कचरा उठाने के लिए, कचरे के अंदर घुस जाते थे, उसके अंदर से निकालते थे लोहे की चीज़ें, ठीक है ना। तो वो चीज़ इतनी काम की होती है। अगेन कॉपर जो है, कॉपर भी, वो भी बड़ा मुश्किल से, मतलब उसको भी वही करा जाता है, ज़्यादातर रिसाइकिल करने की ही कोशिश करी जाती है। कभी घर में कभी कोई कॉपर की चीज़ अगर ख़राब होती है ना, तो कोई समझदार होगा ना आदमी, तो कभी उसको फेंकेगा नहीं, वो बेचने जाएगा कबाड़ी के पास,
600 या 700 रुपये किलो जाती है, गूगल करके देख सकते हो, इतना रेट है कॉपर का। तो इस वजह से आप ये समझिए, ऐसी एल्यूमिनियम का भी काफ़ी हाई रेट है, लोहे का भी रेट हाई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये महंगी क्यों हैं? क्योंकि इनको रिफाइन करने का प्रोसेस बड़ा महंगा है, इनको ज़मीन से निकालकर रिफाइनिंग का प्रोसेस बड़ा महंगा है। तो कोशिश करी जाती है कि इनको रिसाइकिल करा जाए, और उस रिसाइकलिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ यही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए जी आगे देखते हैं कि वाई स्टील इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टील यूज़ करेंगे तो यार परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी, क्या फ़ायदा, परमानेंट मैग्नेट तो वैसे ही बहुत है, क्या फ़ायदा उसका। तो if steel is used for making the core of an electromagnet, the steel does not lose all its magnetism when current is switched off and it becomes a permanent magnet। वो अपना पूरा मैग्नेटिज्म लूज नहीं करती और परमानेंट मैग्नेट बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ अभी सामने आएगी आपके। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी कभी आप कचरे के पहाड़ के नीचे, अब कचरे का पहाड़ एक यहाँ पर है जो मैंने देखा है, आसपास इधर भी होगा कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, वो मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ। तो वहाँ कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको बुलडोज़र बड़े बड़े खड़े हुए दिखाई देंगे, उसको जेसीबी कंपनी है, जेसीबी, कुछ लोग बाहुबली भी बोलते हैं उसको, तो वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो उनके आगे जो है ना, आगे अगर उसको कोई, जैसे गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी हुई है, उसको टो करना है तो हुक लगा रहता है, वो तो लोहे का होता है, वो मैग्नेट का नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी को चिपकती नहीं है कि गाड़ी कोई उठा लिया हवा में और लेकर जा रहे हैं, तो वो तो दो पहियों पर रहती है, उसको आगे से उठाते लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो कचरे का निकालने का सिस्टम होता है उसके आगे ना ऐसे यू शेप की मैग्नेट लगी रहती है। यू शेप की भाई सीधी बना देते हैं, यू शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बना रहे हो, क्या फ़ायदा? अभी बताते हैं फ़ायदा क्या है। देखिए जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहला है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आएगी यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते जाओ, तो नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ाओगे तो ये वायर धीरे धीरे ना चिपकने लगेगी, आपस में चिपकने लगेगी। चिपक के कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस पर प्लास्टिक की कोटिंग हो रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि वायर आपस में चिपक कर ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चिपकती चली जाएंगी। आप कहेंगे नहीं मज़ा नहीं आया भाई, मेरे को तो अभी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है, तो कुछ ज़्यादा लोहा खींच ही नहीं रही है, और बनानी और ओ भाई लपेटते जाओ, लपेटे जा रहे हो। चलो जी यार, ये और नहीं लपेट पा रहा मैं, मेरे को ना अब ये आयरन कोर थोड़ा और लंबा चाहिए, ले भाई लंबा आयरन कोर, इतना लंबा आयरन कोर ले लिया, और लपेट भाई, इस पर लपेटते गए। तो आप जैसे जैसे लपेटते जा रहे हो उसका मैग्नेटिज्म बढ़ता जा रहा है। फिर आप देखते हैं भाई मैं तो इतना लपेट चुका हूँ यार, ये मैग्नेटिज्म बढ़ क्यों नहीं रहा है? तो प्रॉब्लम क्या होती है देखिएगा। सबसे पहला है, इफ़ वी इंक्रीज, पहला है पॉइंट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस। स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की बढ़ जाती है अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाते हैं तो। दूसरा, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, आपने करंट भी बढ़ाते बढ़ाते पहले 5 एम्पियर था, 10 एम्पियर था, 100 एम्पियर कर दिया, फिर भी कह रहे हैं यार टर्न्स बढ़ा दिए इतने, करंट बढ़ा दिया इतना, मैग्नेटिज्म नहीं बढ़ रहा है। इतना करंट बढ़ा दिया कि तार में जलने की स्मेल आने लगी, फिर आपने करंट नीचे कर दिया, नहीं ज़्यादा हो गया करंट, फूक जाएगा तार। तो अब कहा कि ये क्या फ़ायदा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एयर गैप कितना है। एयर गैप मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच में दूरी कितनी है, हाँ, हवा में दूरी कितनी है, वो बड़ा मैटर करता है। आप कोर को बढ़ाते चले जाओगे क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने हैं। नंबर ऑफ टर्न्स क्यों बढ़ाने हैं? क्योंकि आपको मैग्नेटिज्म बढ़ाना है, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है। तो आप कोर को भी लंबा करते जाओगे क्योंकि भाई कोर तो चाहिए, तभी तो उस पर लपेटेंगे, तो कोर को लंबा करते जा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जा रहे हो, करंट भी बढ़ा रहे हो, मैग्नेटिज्म एक लेवल तक बढ़ता है, फिर कह देता भाई मैं नहीं बढ़ रहा, और बढ़ता ही नहीं है। तो क्या है कि जब आप कोर को लंबा करते जा रहे हो, तो भाई नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में एयर गैप भी तो बढ़ता जा रहा है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, if we reduce the length of air gap between the poles of an electromagnet, then its strength increases। तो एयर गैप जितना ज़्यादा होगा नॉर्थ और साउथ के बीच में, स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो आपको वो एयर गैप कम करना है। आप कहेंगे यार नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाने हैं, करंट भी बढ़ाना है, और इन दोनों के चक्कर में ना, अगर मेरे को करंट बढ़ाना है तो मैंने तो करंट बढ़ाकर देखा था, जलने की स्मेल आने लगी थी, तार फूकने लगा था। तो फिर आपने कहा कि ठीक है थोड़ा मोटा तार ले लेते हैं, थोड़ा आपने स्ट्रॉन्ग गेज का यानी कि मोटा वायर आपने ले लिया। मोटा वायर लिया तो अब आप कह रहे हैं यार इसकी तो थिकनेस बढ़ गई, पहले 15 लपेटे हो रखे थे, अब 12 लपेटे में ही खत्म हो गया। तो लपेटे मतलब टर्न्स, वो टर्न्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यार मैग्नेटिज्म नहीं बढ़ पा रहा, क्या करें। तो फिर किसी ने सजेस्ट करा कि
कि बेटा बढ़ा दे, जितना लंबा बढ़ाता हो बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद वायर को भी जितना मोटा करता हो कर दे, और बढ़ा देंगे सॉफ्ट आयरन की जो रॉड है और बढ़ा देंगे, बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, पर भैया इससे फायदा तो कुछ नहीं हो रहा है ना। उसने कहा अभी होगा फायदा। उसने क्या करा, ये पकड़ के ना रॉड को, और रॉड को फिर वहाँ ऐसे घुमा दिया। ऐसे घुमाने से क्या हुआ कि उसकी शेप कैसी हो गई, यू शेप, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ आ गया, पास पास आ गया, यानी कि एयर गैप रिड्यूस हो गया। और जैसे ही उसको यू शेप का बनाया ना, इतनी जबरदस्त बढ़ गई उसकी मैग्नेटिज्म, इतनी जबरदस्त बढ़ गई, उन्होंने कहा यार ये तो आइडिया दिमाग में आया ही नहीं था। तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट, सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक स्ट्रेट वायर है, वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर हमने उस वायर को घुमा दिया, कर्व दे दिया, सर्कल की शेप दे दी, तो मैग्नेटिज्म थोड़ा सा बढ़ गया। फिर हमने क्या करा, सोलोनॉइड बना दिया। हमने कहा कि अरे वाह और बढ़ गया मैग्नेटिज्म, और बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए उसके अंदर सॉफ्ट आयरन रॉड इंसर्ट कर दिया तो और बढ़ गया। फिर हमने कहा नहीं नहीं अभी भी तसल्ली नहीं हुई, और बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, भाई अब इसको मोड़ भी दो, ठीक है। अब मोड़ने के बाद उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने का अभी तक तो कोई तरीका आया नहीं है सामने, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें ये यही लिखा हुआ है कि यू मैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यू मैग्नेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों होता है? द एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ अ स्ट्रेट बार टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्वाइट लार्ज। तो बार टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसमें जो एयर गैप है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ अ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्मॉल, सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो एयर गैप है वो बहुत कम हो जाता है, और जब एयर गैप रिड्यूस होगा तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। तो वही आप पेज नंबर 15 पर देखेंगे कि यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह से बनाकर दिखा रखी है ताकि एयर गैप कम हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, थ्योरेटिकल है ये टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या डिफरेंस है? बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, दस बार मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट है इसीलिए उसको परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। बढ़िया डेफिनेशन। चलिए, द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, दस बार मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का पॉइंट, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब क्या है कि उसमें मैग्नेटिज्म सिर्फ और सिर्फ तब तक रहेगा जब तक उसमें करंट पास हो रहा है, उसके अलावा मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा। बार मैग्नेट का सेकंड पॉइंट देखें, अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो परमानेंट मैग्नेट है वो जो अट्रैक्टिव फोर्स जो प्रोड्यूस करता है वो थोड़ी सी वीक फोर्सेज होती हैं परमानेंट मैग्नेट में। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। थर्ड देखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उतनी ही स्ट्रेंथ रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कैसे? करंट बढ़ा दो मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट घटा दो मैग्नेट की स्ट्रेंथ घट जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स घटा दो स्ट्रेंथ घट जाएगी, एयर गैप फैला दो, है ना, तो अगेन स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ देखेंगे, द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो एक परमानेंट मैग्नेट की नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी वो फिक्स होती है कि जहाँ नॉर्थ पोल है नॉर्थ पोल वहीं रहेगा, जहाँ साउथ पोल है उसका भी साउथ पोल वहीं रहेगा परमानेंट मैग्नेट का। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ये है, यहाँ पर आप ये देखिए कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, इनको बोलते हैं बैटरी की पोलैरिटी। पोलैरिटी अगर आपने बदल दी मतलब नेगेटिव टर्मिनल को इधर कर दिया, पॉजिटिव को इधर कर दिया, तो यही करंट जो इस तरह से जा रहा था ये करंट अब इस डायरेक्शन से जाने लगेगा। इधर से जाएगा अगर करंट तो ये पहले पीछे से जा रहा है वायर, पीछे से फिर आगे घूमता, मतलब इधर ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, जब इधर एंटी क्लॉकवाइज है इधर से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो इधर साउथ पोल बन जाएगा। पोलैरिटी बदल गई ना, नॉर्थ पहले इधर था अब नॉर्थ इधर हो गया, साउथ पहले इधर था अब साउथ इधर हो गया, तो पोलैरिटी बदल गई ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी अगर आप करंट का डायरेक्शन बदल दें तो उसकी पोलैरिटी बदली जा सकती है। द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट्स कॉइल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को
करंट की डायरेक्शन को चेंज करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी भी चेंज करी जा सकती है। समझ गए? ठीक है। पेज नंबर 16 पर आइए। परमानेंट मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ अलॉयज। परमानेंट मैग्नेट्स किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? दे आर यूजुअली मेड ऑफ अलॉयज सच एज कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, और पांचवा है एलनिको। एलनिको जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एल इज फॉर एल्यूमिनियम, एन आई इज फॉर निकल, एंड CO इज फॉर कोबाल्ट। और साथ में थोड़ा सा इसमें आयरन भी मिक्स करा जाता है। एलनिको इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और आयरन, इन सब के मिक्सचर से एक नया सब्सटेंस बनाया जाता है एल्निको। इससे परमानेंट मैग्नेट बहुत अच्छी बनती है। और परमानेंट मैग्नेट बनाने में कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक रॉड ले लेनी है, स्टील ले लो चाहे तो। अगर आप कहते हो मेरे को एल्निको नहीं मिल रहा मार्केट में, स्टील मिल गया, स्टील पर वायर लपेट कर रख दो 8-10 दिन के लिए, करंट चालू कर दो, कोई बैटरी कनेक्ट कर दो उसमें। ठीक है, 8-10 दिन बाद बैटरी का वायर सब हटा देना, हटाने के बाद देखोगे मैग्नेट बन गई। ऐसे मैग्नेट बन जाती है। ठीक है ना। क्या बताया गया था कि अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आप आयरन कोर की जगह, सॉफ्ट आयरन कोर की जगह अंदर स्टील इंसर्ट कर दो ना, या हार्ड आयरन इंसर्ट कर दो, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ऐसे होता है। Permanent magnets of these alloys are much more strong than those made of ordinary steel. नॉर्मल स्टील से जो परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है वो इन अलॉयज से, ये जो अलॉयज डिस्कस करें 5, कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील और एल्निको, इनसे जो बनाई जाती है वो परमानेंट मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? सोलेनॉइड के अंदर या मैग्नेट के अंदर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाया जाता है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन से। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की एक और खास बात होती है कि वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। भाई जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ जाएगा, तो अंदर वाला कहाँ जाएगा? साउथ से नॉर्थ जाएगा। तो वही दिखा रखा है। आंसर देखिए इसका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन is represented by drawing equidistant parallel straight lines all pointing in the same direction. For example, the uniform magnetic field which exists inside a current carrying solenoid can be represented by parallel straight lines pointing from its south pole to north pole as shown in figure. ठीक है, बस जी इतना करिए। बाकी जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स, ये नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर की लेंथ देखकर घबराना मत। AC जनरेटर, DC जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वो सब कट चुका है, वो नहीं करना। ठीक है ना, मैं कटवा दूंगा जो जो चीज़ें हैं।